हेलो स्टूडेंट्स, तो आज 30 जुलाई को वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर फर्स्ट ऑफ सिविक्स सब्जेक्ट। तो आज का टॉपिक है डेमोक्रेसी एट द ग्लोबल लेवल, वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र। तो हमने अभी तक एक्सपांशन पढ़ा है, तो इतने सारे डेमोक्रेसी के एक्सपांशन और उसके सब इनिशियल स्टेज को और फाइनल स्टेज को पढ़ने के बाद में, रिसेंट फेज को पढ़ने के बाद में हमारे पास में कुछ आइडियाज़ आए हैं, या हम कहें कि हमारी एक थिंकिंग बनी है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मिस्टर सिंह करके एक टीचर दिए गए हैं आपको, जो जिन्होंने कहा है कि मतलब आप समराइज़ कीजिए, ठीक है, कि आपने क्या पढ़ा, आपको क्या समझ में आया अभी तक। तो यहाँ कुछ स्टूडेंट दे रखे हैं, जैसे फरीदा है, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये है कि वी हैव लर्न दैट, हमने सीखा है कि या सीख चुके हैं कि डेमोक्रेसी हैज़ बीन एक्सपांडिंग टू मोर एंड मोर रीजन्स एंड कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड। की डेमोक्रेसी जो है वो ज़्यादा ज़्यादा क्षेत्रों में और कंट्रीज़ में पूरे संसार में फैल रही है। राजेश कहते हैं कि हाँ, हम एक अच्छे संसार में रह रहे हैं पहले से, और ऐसा लग रहा है कि मतलब हम एक वैश्विक डेमोक्रेसी की ओर बढ़ रहे हैं। तो सुषमा कहती है कि वर्ल्ड डेमोक्रेसी, वैश्विक लोकतंत्र, तुम ये कैसे कह सकते हो? मैंने टेलीविज़न देखा, उस टेलीविज़न में एक प्रोग्राम था जो ये बताता है कि अमेरिका ने किस प्रकार से इराक को इन्वेड किया बिना किसी जस्टिफिकेशन के। उसके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं था कि क्यों किया उसने। न पीपल ऑफ इराक को, लोगों को वहाँ के, उनसे पूछा गया, कोई भी कंसल्टेशन उनसे नहीं किया गया किसी भी स्टेज पे। हाउ कैन यू कॉल दैट अ वर्ल्ड डेमोक्रेसी? किस प्रकार से तुम उसे उन्हें हाउ कैन यू कॉल दैट अ वर्ल्ड डेमोक्रेसी? किस प्रकार से इसे तुम मतलब वर्ल्ड डेमोक्रेसी कह सकते हो? तो राजेश कह सकता है कि सॉरी, फरीदा कहती है, मैं दो देशों के बीच की मतलब रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक बनी है। तो फरीदा के बाद में राजेश कहता है कि इन दोनों डिफरेंस क्या है, वर्ल्ड डेमोक्रेसी और ज़्यादा से ज़्यादा देशों के डेमोक्रेटिक होने से। इट इज़ नॉट ऑब्वियस दैट द वर्ल्ड आर also become more democratic। क्या ये ऑब्वियस नहीं है कि ऐसा होने से, ज़्यादा देशों के डेमोक्रेटिक कंट्री बनने से वर्ल्ड जो है अब ज़्यादा डेमोक्रेटिक बन गया है? और आफ्टर ऑल इराक वार जो था वो भी मतलब डेमोक्रेसी स्थापित करने के लिए ही था इराक में, क्योंकि वहाँ पर तानाशाह था, किनका? सद्दाम हुसैन का, ठीक है, जो कि एक डिक्टेटर थे। तो उसको हटा के मतलब अमेरिका वहाँ पे क्या करना चाहता था? डेमोक्रेसी को स्थापित करना चाहता था, रिस्टेब्लिश करना चाहता था, ठीक है। ये राजीव की सोच है। सुष्मिता कहती है, नो इट इज़ नॉट ऑब्वियस टू मी, ये ऑब्वियस नहीं है मेरे लिए। सिंह सर कहते हैं, आई थिंक हम जो है दो बहुत ही अलग ही डिफरेंट सब्जेक्ट्स को यहाँ पे बात कर रहे हैं। फरीदा बात कर रही है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की अलग अलग कंट्री में, ठीक है, आज के विश्व में। सुष्मिता और राजेश बात कर रहे हैं बिल्कुल अलग इसके, वो बात कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज के। तो ये पॉसिबल है राजेश, कि मतलब जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पर्सन है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो, वो चाहता है या चाहे कि बाकी जो कंट्री उसके ऊपर वो डोमिनेट करना चाहे। सुष्मिता कहती है यस सर, और यही तो मतलब वास्तव में इराक में हुआ है। सुरेंद्र कहता है कि मैं अब कंफ्यूज हूँ, हम कैसे बात कर सकते हैं डेमोक्रेसी की वैश्विक लेवल पे? क्या कोई वैश्विक सरकार है? अगर है तो उसका प्रेसिडेंट कौन है? अगर नहीं तो वह लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक कैसे हुई? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। चलो उस क्वेश्चन का रिस्पॉन्ड करते हैं जो इस कन्वर्सेशन में आया है। क्या कि जब नंबर ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑल ओवर बढ़ रहे हैं, क्या बढ़ रहे हैं? तो बढ़ रहे हैं, वास्तव में बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इससे ऑटोमेटिक लीड टू डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप अमंग कंट्रीज। तो इससे मतलब जो देशों के बीच में है वो डेमोक्रेटिक रिलेशन भी बढ़ रहे हैं। बिफोर वी डू दैट, लेट अस थिंक अबाउट द पॉइंट रेज्ड बाय सुरेंद्र। सुरेंद्र ने जो पॉइंट उठाया था उसको हम देख लेते हैं। क्या उठाया था उसने? कि देयर इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि संसार का कोई गवर्नमेंट होता है, तो जैसे कि हमारे देश का गवर्नमेंट है, अमेरिका का एक गवर्नमेंट है, और बाकी सभी देशों का अलग अलग गवर्नमेंट होता है। बट संसार का कोई गवर्नमेंट नहीं है, मतलब संसार में कोई भी सरकार नहीं है। कोई भी सरकार मतलब ऐसा कानून पास नहीं कर सकती जो मतलब सभी लोगों के ऊपर लागू होता हो संसार के। अगर ऐसी गवर्नमेंट होती भी है, if there is no such government,
अगर ऐसी गवर्नमेंट नहीं है तो कोई भी रूलर नहीं है और नहीं हमें कोई रूल करता है। हाउ कैन वी अप्लाई द टू फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी हियर, किस प्रकार से हम मतलब यहाँ पर लोकतंत्र के 2 फीचर्स को लागू कर सकते हैं। कौन से 2 फीचर? कि रूलर्स शुड बी इलेक्टेड बाय पीपल, ठीक है, लोगों का जो लीडर है वो मतलब लोगों के द्वारा चुना जाएगा और लोगों को पॉलिटिकल फ्रीडम प्राप्त होगा। यहाँ पर क्वेश्चन है आपको दे रखा है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है, यदि हाँ तो इसे कौन इलेक्ट करेगा और इसकी क्या पावर होंगे, क्या होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे एक कार्टून दे रखा है आपको, यूएन यूनाइटेड नेशन जिसे हम बोलते हैं। यहाँ पर आतंकवादी है और मिलिट्री है, दोनों के बीच में जो संसार है वो क्या है, फुटबॉल की तरह मतलब वो खेल रहे हैं, जिसे उन्होंने इंटरनेशनल गेम के रूप में मेक्सिको में कार्टून में पब्लिश किया था, ठीक है। सुरेंद्र सिंपल सेंस में सही है। हम ये नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी का क्वेश्चन यहाँ पे अराइज नहीं हुआ है, अराइज हुआ है। ऐसा कोई नो सिंगल वर्ल्ड गवर्नमेंट, कोई भी सिंगल वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, पर बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैं संसार में जो मतलब इस प्रकार काम करते हैं। उनका काम होता है कि वो रूल बनाते हैं जो सरकार को अपने लिमिट में रखता है। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। Who makes law and rules to govern the seat that do not fall within the boundaries of any one country? उन समुद्र के बारे में क्या जो किसी भी देश के कंट्रोल में नहीं आती, तो उनके ऊपर कंट्रोल किसका होता है, उनको गवर्न कौन करता है। जैसे कि अगर इंडिया की बात करें तो 12 नॉटिकल माइल्स दूरी जो हमारे मेन लैंड से है वो हमारे इंडिया के कंट्रोल में आता है। उसके आगे का जो समुद्री इलाका है वो हमारे इलाके में नहीं आता, वो इंटरनेशनल सी बाउंड्री होती है। तो और हु टेक स्टेप टू कंट्रोल इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, और जो पर्यावरण का निम्नीकरण हो रहा है, यानी कि मतलब उसका ह्रास हो रहा है, कमी आ रही है उसमें, वो जो प्रश्न है उस प्रश्न के लिए मतलब कौन कदम उठाएगा या कौन कदम उठाता है, ठीक है, अलग अलग देशों को साथ लाकर। द यूनाइटेड नेशन हैज इन्वॉल्व मेनी कन्वेंशन ऑन दिस क्वेश्चन दैट आर नाउ बाइंडिंग ऑन मोस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। यूनाइटेड नेशन इन प्रश्नों के लिए कन्वेंशन जो है वो मतलब ऑर्गेनाइज करता है। कन्वेंशन यानी कि सभा, ठीक है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे देश जो हैं उसकी बात मानते हैं। यूएन इज अ ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। यूएन एक वैश्विक एसोसिएशन है राष्ट्रों का जो हेल्प करता है कोऑपरेशन के लिए, इंटरनेशनल लॉ, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल इक्विटी। अब इस यूएन का हेड कौन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, तो इसका हेड होता है चीफ सेक्रेटरी जनरल, ठीक है, सेक्रेटरी जनरल इसके हेड होते हैं। What happens when a country attacks another country in an unjust manner? अगर गलत तरीके से कोई देश दूसरे देश के ऊपर हमला करता है तो क्या होता है, तो उस समय दूसरा मतलब ऑर्गन काम करता है यूएन का, उसको बोलते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद, ठीक है। एन ऑर्गन ऑफ द यूएन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये जो ऑर्गन है यूएन का, ये रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार होता है शांति स्थापित करने के लिए और सुरक्षा, ठीक है, प्रदान करने के लिए कंट्रीज से। इट कैन पुट टुगेदर इंटरनेशनल आर्मी, यह मतलब इंटरनेशनल आर्मी को साथ रखता है। अब प्रश्न उठता है कि इंटरनेशनल आर्मी में आते कौन है, तो इंडिया भी अपने कुछ सैनिक जो है इंटरनेशनल आर्मी के लिए वो भेजता है, ठीक है, पीस आर्मी के लिए। तो अलग अलग देश अपने अपने जो भी उनकी कहे कि कंडीशन है उसके हिसाब से वो अपने सैनिक भेजते हैं। एंड टेक एक्शंस अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर, और गलत व्यक्ति के खिलाफ या देश के खिलाफ वो एक्शन भी लेते हैं कभी कभी। Who lends money to government when they need it? सरकार को जब पैसे की आवश्यकता होती है तो पैसे को देने का काम किसका होता है, मतलब कौन देता है कंट्रीज को पैसा, तो ये पैसे देने का काम जो है, लोन देने का काम जो है, 2 संस्थाएं करती है। एक का नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, और दूसरा है वर्ल्ड बैंक, ये भी लोन देने का काम करती है सरकारों को। Before lending, they ask the concerned government to show all its accounts and direct it to make changes in its economic policy. लोन देने से पहले ये कंसर्न गवर्नमेंट को पूछती है उसके अकाउंट्स के बारे में कि वो अपना अकाउंट दिखाए, और साथ ही साथ में वो उन्हें डायरेक्ट भी करती है कि कुछ इकोनॉमिक पॉलिसी
उनकी वो चेंज कर। जैसे कि इंडिया ने 1991 तक अपने आप को लिबरल नहीं किया था, ठीक है। 1991 में जब ग्लोबलाइजेशन को उसने अपनाया तो वर्ल्ड बैंक ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पैसा जो है लैंड किया था हमें। आज हमारे हर इंडियन के ऊपर पर हेड के ऊपर 15 to 25,000 अमाउंट जो है वो है जो हमें देना है, ठीक है। सरकार ने हमारे सिर पर ले रखा है वो। तो पर हेड के हिसाब से IMF और वर्ल्ड बैंक पैसा लैंड करती है सरकारों को। आर दिस डिसीजन डेमोक्रेटिक? क्या ये सारे जो डिसीजंस हैं वो डेमोक्रेटिक हैं? सो देयर आर मेनी इंस्टीट्यूशन एट द वर्ल्ड लेवल that perform some of the functions that a world government would perform. बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जो वर्ल्ड लेवल पे काम करते हैं, परफॉर्म करते हैं, जो काम होता है, फंक्शन होता है वर्ल्ड गवर्नमेंट का, जो वो उसको करना चाहिए। तो ये सारे काम कौन करती है? ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन करते हैं या ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। बट वी नीड टू नो जस्ट हाउ डेमोक्रेटिक दिस ऑर्गेनाइजेशन आर। तो हमें देखना होगा कि ये जो गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कितने डेमोक्रेटिक है। द यार्डस्टिक हियर इज whether each of the countries has free and equal say in the decision that affect them। कि जो मेन बात ये है कि जो अलग अलग कंट्रीज हैं क्या वो फ्री हो चुकी हैं, या उनका इक्वल से है क्या डिसीजन में जो उन्हें अफेक्ट करता है। इन दिस लाइट लेट्स एग्जामिन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सम ऑफ दिस वर्ल्ड बॉडीज। चलो इसके ऑर्गेनाइजेशन को एग्जामिन करते हैं, ठीक है। इसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसको हम एग्जामिन करने की कोशिश करते हैं कि क्या वास्तविकता में उसके अंदर भी मतलब डेमोक्रेसी है या नहीं। एवरी वन ऑफ द 193 मेंबर्स स्टेट्स इज ऑन 1 सितंबर 2012। देखो यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 2012 तक यूएन में जो मेंबर्स थे वो कितने थे? 193 थे। आज ये 196 या 197 है, ठीक है। तो हैज वन वोट इन द यूएन जनरल असेंबली। जनरल असेंबली में सभी 193 मेंबर्स का, यानी कि जितने मेंबर्स हैं उनका वोट होता है, वन वोट होता है। इट मीट्स इन रेगुलर ईयरली सेशन अंडर प्रेसिडेंट इलेक्टेड फ्रॉम अमंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेंबर कंट्री। तो ये सारा सबका सेशन होता है साल में एक बार, और उसकी जो अगुवाई है वो प्रेसिडेंट करते हैं जो इलेक्ट किए जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा। जनरल असेंबली इज लाइक, अब जनरल असेंबली के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जनरल असेंबली पार्लियामेंट की तरह है जहाँ पर डिस्कशन टेक प्लेस करता है। इन दैट सेंस द यूएन वुड अपीयर टू बी वेरी डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रकार से तो यूएन जो है काफ़ी डेमोक्रेटिक लगता है कि भाई वहाँ पे मतलब पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में डिसीजन लिया जाता है, सभी लोग बैठते हैं, ठीक है। बट द जनरल असेंबली कैन नॉट टेक एनी डिसीजन अबाउट व्हाट एक्शन शुड बी टेकन इन अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। परंतु जनरल असेंबली के पास में ऐसा कोई राइट नहीं है कि अगर दो कंट्री के बीच में कॉन्फ्लिक्ट या झगड़ा होता है तो कोई डिसीजन ले सके। मीन्स वो सिर्फ एक रबर स्टाम्प है, ठीक है। उसका काम ज़्यादा कुछ नहीं है दिखावे के। The 15 members सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूएन टेक सच क्रूशियल डिसीजन। एक्चुअली में जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो ये डिसीजन लेती है कि इसके ऊपर अटैक करना है नहीं करना है। द काउंसिल हैज 5 परमानेंट मेंबर। अब ये 15 में से 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 जो है वो टेम्परेरी होते हैं। तो 5 जो परमानेंट मेंबर हैं उनके नाम है यूनाइटेड स्टेट, रशिया, फ्रांस, चाइना। चाइना को हमने सपोर्ट किया था जब वो पहली बार मतलब रशिया से, सॉरी एशिया से एक देश को लेना था, ठीक है, यूनाइटेड नेशन में, सिक्योरिटी काउंसिल में। तो इंडिया ने सजेस्ट किया था चाइना का नाम, नहीं तो आज हम मतलब सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर होते। 10 other members are elected by the General Assembly for 2 years term। 10 और मेंबर जो इलेक्ट होते हैं जनरल असेंबली के द्वारा मतलब इलेक्ट किए जाते हैं 2 सालों के लिए। अभी इस साल मतलब हम जो है वो टेम्परेरी मेंबर के रूप में वहाँ पर मौजूद है। द रियल पावर इज विथ 5 परमानेंट मेंबर। असली पावर तो 5 परमानेंट मेंबर के पास ही होती है, जो कौन है? यूनाइटेड स्टेट, रशिया, यूके, फ्रांस और चाइना। द परमानेंट मेंबर स्पेशली द यूएस कंट्रीब्यूट मोस्ट ऑफ द मनी नीडेड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द यूएन। अब इस बात को समझो आप, यूएन जो है स्पेशली उसको यूएन को मेंटेन करने के लिए सबसे ज़्यादा पैसा कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि देता है। इसका से जो है इसलिए ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इसकी बात का वजन जो है वहाँ पर यूनाइटेड काउंसिल सिक्योरिटी काउंसिल में ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि लगभग 40 to 60% जो है पैसा यूएस देता है यूएन में।
इच परमानेंट मेंबर हैज वीटो पावर, हर परमानेंट मेंबर के पास वीटो पावर होता है। वीटो का मतलब होता है मनाही। इट मीन्स दैट द काउंसिल कैन नॉट टेक अ डिसीजन इफ एनी परमानेंट मेंबर से नो टू दैट डिसीजन। इसका मतलब है कि अगर कोई भी परमानेंट मेंबर में से एक मेंबर वीटो अगर पावर का यूज करता है तो वो डिसीजन टेक प्लेस नहीं करेगा। आपको बता दें जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला कर दिया था, ठीक है, इंदिरा गांधी के खिलाफ यानी कि भारत सरकार के खिलाफ ये प्रस्ताव पास हुआ था कि जो ये भारत के ऊपर हमला किया जाएगा, पर उस समय रशिया ने हमारे लिए वीटो पावर का यूज़ किया था और हमारे ऊपर कोई हमला नहीं हुआ, ठीक है, और इसीलिए हम जीते भी। और तब से आज तक रशिया जो है हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। दिस सिस्टम हैज लीड more and more people and countries to protest and demand that the UN become more democratic। ये जो सिस्टम है ये लीड करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं और कंट्री जो है कोई प्रोटेस्ट करता है और डिमांड करते हैं कि यूएन जो है वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनता है। पर देखा जाए तो मतलब ये ज़्यादा डेमोक्रेटिक ना होके एक सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है, ठीक है। आज भी मतलब यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर की डिमांड जो है वो बढ़ रही है कि भाई इसको बढ़ाकर 6 या 7 किया जाए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF इज वन ऑफ द बिगेस्ट मनी लेंडर फॉर एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। संसार में सबसे बड़ी मनी लेंडर मतलब है ये। इट्स 188 मेंबर स्टेट्स 2012 तक की सिचुएशन है, ठीक है। डू नॉट हैव इक्वल वोटिंग राइट्स, इसमें इनकी इक्वल वोटिंग राइट्स नहीं है। द वोट ऑफ द ईच कंट्री इज वेटेड बाय हाउ मच मनी इट हैज कंट्रीब्यूटेड टू IMF। वोट इस आधार पे मतलब माना जाता है कि उसने कितना पैसा दिया है। मोर देन 52% ऑफ वोटिंग पावर इन द IMF इज इन द हैंड ऑफ द ओनली 10 कंट्रीज। 52% जो है वोटिंग राइट्स जो है वो किसके पास में है, कुछ ही देशों के पास में। और कुछ देश कितने हैं, 10 देश, वो यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, पैसा ज़्यादा देते हैं IMF में। US, जापान, जर्मनी, फ्रांस, UK, चाइना, इटली, सऊदी अरेबिया, कनाडा और रशिया। The remaining 178 countries have very little say in how this international organization take decision। और बाकी के 178 है उनके पास बहुत कम बोलने को होता है, ठीक है, किसी भी डिसीजन के ऊपर। द वर्ल्ड बैंक हैज़ अ सिमिलर सिस्टम ऑफ वोटिंग। वर्ल्ड बैंक में भी सेम सिस्टम है IMF की तरह। द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक इज ऑलवेज बीन अ सिटीजन ऑफ US। वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट है वो हमेशा मतलब कौन होता है, US का सिटीजन होता है। कन्वेंशनली नॉमिनेटेड बाय द ट्रेजरी सेक्रेटरी। और कन्वेंशनली इसको नॉमिनेट कौन करता है, नामित कौन करता है, जिस प्रकार से हमारे इंडिया में फाइनेंस मिनिस्टर होता है, US में ट्रेजरी सेक्रेटरी होता है, ठीक है, खजाना। ट्रेजरी क्या होता है, खजाना, ठीक है, तो उसका सचिव, खजाना सचिव। तो वो मतलब अगर नॉमिनेट करेगा तो किसको करेगा, अपने खुद के बंदे को करेगा, ठीक है। कंपेयर दिस टू द काइंड ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस दैट वी हैव बीन डिस्कसिंग इन दिस चैप्टर। तो इसको आप कंपेयर करिए कि किस प्रकार के डेमोक्रेसी में आप रह रहे हैं, तो वहाँ क्या डेमोक्रेसी है, तो नहीं है वहाँ पर। What would you say about a country where some persons have a permanent position in the ministry and have the power to stop the decision of the entire parliament? आप क्या कहेंगे कि कुछ किसी कंट्री में अगर कुछ लोग जो है परमानेंट मेंबर हैं और मतलब उनका बहुत बड़ा हाथ हो जाता है कि किसी भी डिसीजन को रोक सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे, उसको डेमोक्रेसी बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। और पार्लियामेंट वेयर 5% ऑफ द मेंबर होल्ड अ मेजोरिटी ऑफ वोट। और ऐसे पार्लियामेंट जहाँ पे 5% लोगों के पास में मेजोरिटी ऑफ वोट्स हैं, वुड यू रिकॉल दिस डेमोक्रेटिक, क्या आप उसे डेमोक्रेटिक कहेंगे, नहीं कहेंगे। मोस्ट ऑफ द ग्लोबल इंस्टीट्यूशन फेल टू पास द सिंपल टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी यूज फॉर नेशनल गवर्नमेंट। नेशनल गवर्नमेंट के लिए जो हम टेस्ट रखते हैं वो टेस्ट में फेल हो जाते हैं अधिकतर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। If global organizations are not democratic, are they at least becoming more democratic than before? क्या अगर वो नहीं है तो अब वो बन सकते हैं क्या? Here to the evidence is not very encouraging। पर जो सबूत और एविडेंस है उससे पता होता है कि ये encouraging नहीं है। encouraging का मतलब इतना ज़्यादा हमको लगता भी नहीं कि आगे चल के बनेगी उसे। इनफैक्ट while nations are becoming more democratic than they were earlier, international organizations are becoming less democratic। भले ही देश मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनते जा रहे हैं, पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और ज़्यादा मतलब सेंट्रलाइज होते जा रहे हैं। 20 years ago there were two big powers in the world। 20 साल पहले यानी कि मतलब 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तो दो बड़ी पावर उभर के सामने आई थी, एक था यूनाइटेड स्टेट और दूसरा था सोवियत यूनियन, USSR। The competition and the conflict between these two big powers and their allies kept a certain balance in all the global organization।
इन दोनों की पावर की वजह से पूरा जो बैलेंस था वो बना हुआ था इन दोनों की एलिस के साथ। एलिस यानी कि दोस्त को बोलते हैं। तो मतलब इन दोनों ने अपना अपना गुट बना रखा था, ठीक है। यूएस का अलग और सोवियत यूनियन का अलग। आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन, जैसे कि हमने पढ़ा है 1991 में ये डिसइंटीग्रेट हो गया था सोवियत यूनियन। द यूएस अपीयर टू बी द ओनली सुपर पावर इन द वर्ल्ड। यूएस एक महाशक्ति के रूप में, इकलौते महाशक्ति के रूप में उभरा। दिस अमेरिकन डोमिनेंस अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसने मतलब डोमिनेंस स्थापित कर दिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। दिस नॉट टू से देयर इज नो अर्ज और मूव टुवर्ड ग्लोबल डेमोक्रेसी। ऐसा कुछ नहीं है कि लोग नहीं चाहते ग्लोबल डेमोक्रेसी हो। The urge comes from people who get more opportunity to come in touch with one another. जब एक दूसरे के टच में आते हैं और इन्हें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ये इस प्रकार की वो अर्ज करते हैं, डिमांड करते हैं। और द लास्ट फ्यू ईयर्स द पीपल ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज हैव कम टुगेदर विदाउट देयर गवर्नमेंट सपोर्ट। लोग साथ में आए हैं बिना उनकी गवर्नमेंट सपोर्ट के। दे हैव फॉर्म ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट वॉर। उन्होंने ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं इस युद्ध के खिलाफ। एंड अगेंस्ट डोमिनेंस ऑफ द वर्ल्ड बाय अ फ्यू कंट्रीज। और उन कंट्रीज के खिलाफ जो संसार में डोमिनेंस स्थापित कर रही है, कुछ ही कंट्रीज हैं ऐसी, और बिजनेस कंपनीज भी। In the case of democracy within the nation, the initiative for the democracy among nations has come from the struggle of the people. तो अगर बात करें कि डेमोक्रेसी जो नेशंस में आई है वो इसलिए आई है क्योंकि मतलब वहाँ पे लोगों ने, वहाँ के ही लोगों ने स्ट्रगल किया है, ठीक है। अब यहाँ पे कार्टून दे रखा है, आई विल वर्क फॉर डेवलपमेंट एट द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक मैं यहाँ पे काम करूँगा वर्ल्ड बैंक की डेवलपमेंट के लिए। द वे आई वर्क फॉर पीस एट द पेंटागन। उसी तरीके से जिस तरीके से मैं पेंटागन में काम करता है। यानी कि यहाँ पर ये जो व्यक्ति है ये इसका झुकाव किस तरफ होगा? अमेरिका की तरफ। क्योंकि पेंटागन जो है वहाँ की सिक्योरिटी हेडक्वार्टर है अमेरिका का। पेंटागन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो उसकी जो मतलब भुजाएं है वो 5 है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।